हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका टीचर रजन पांडे आया हूँ फिर पढ़ाने के लिए आपको क्लास 12th का ये लेक्चर है हमारा केमिस्ट्री का। ये 8वां लेक्चर है। सोल्यूशन चैप्टर चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? सोल्यूशन चैप्टर। फिर एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि सोल्यूशन चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ाया था। आपको पता होना चाहिए कि राउल्ट का नियम हमने बताया था, हेनरी का नियम हमने बताया था। राउल्ट्स का नियम आपने निकाला था, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था इसलिए हमने उसको स्टार्ट कर दिया था। उसका छोटा सा पार्ट बचा है ग्राफ वाला। देखो ध्यान से, जैसे हमने निकाला था पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इक्वल टू क्या होता था, पी बी नॉट एक्स की। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मतलब ये सॉल्वेंट के लिए था, ये सॉल्यूट के लिए था। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, क्या है? नॉन वोलेटाइल है, मतलब अवाष्पशील है, तो वहां पर Pb की वैल्यू क्या होगी? 0। किसके लिए? फॉर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील है, तो वहां पर Pb की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। चलिए एक चीज और आपको थोड़ा सा बता दें कि वेपर प्रेशर, थोड़ा सा और, वेपर प्रेशर वाष्प दाब पर प्रभाव डालने वाले कारक वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक या प्रभाव डालने वाले कारक। सबसे पहला प्रकृत, प्रकृत मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट। अब इसमें नेचर किसका लिया जाएगा? जो वोलेटाइल हो। किसका नेचर लिया जाएगा? जो वोलेटाइल वाष्पशील हो उसी का नेचर लिया जाएगा। आप एक चीज याद रखिएगा, वह द्रव जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वह द्रव जिसमें अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है ज्यादा है, तो वो क्या होगा? कम वाष्पशील होगा। जिनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा वो कम वाष्पशील होगा। ठीक। दूसरा फैक्टर क्या होता है? ताप जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो क्या? वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक चीज और रखिए, देखिए, एक तो मैं समझाने के लिए सारी चीजों को बता रहा हूं। एक तो है आपका पेवर सॉल्वेंट है और एक आपका नॉन ओ सॉल्यूशन। हमने पेवर सॉल्वेंट ले लिया है और एक क्या लिया है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल। अब यहां पर देखना है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हमने लिया 250 ml H2O लिया है, क्यों? और यहां पर क्या किया?
250 ml H2O ले लिया प्लस 5 ग्राम हमने ले लिया NaCl। वो सॉल्यूशन बन गया। ये क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक। क्या है? विलायक है। इसमें विलेय और विलायक दोनों। अब आप जानते हैं कि NaCl क्या होता है? नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील होता है। ये वाष्पित नहीं होता है। वाष्पित कौन होगा? केवल क्या होगा? H2। ध्यान दीजिए। अब थोड़ा मैं इसको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। आप एक चीज याद रखिए, वाटर में एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है। वाटर की जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स मतलब सतह के जो अणु होते हैं, उनकी एनर्जी अंदर वाले अणु की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्या होती है? उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जो सतह पर अणु होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। वाष्प कहां से बनता है? सतह से बनता है। अंदर वाले मॉलिक्यूल सीधे वाष्प में नहीं कन्वर्ट हो सकते, पहले वो कहां पे आएंगे? सतह पर आएंगे। जैसे अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। एनर्जी ज्यादा होने का कारण भी क्या है? जैसे यहां का मॉलिक्यूल्स है तो इसके चारों तरफ क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, तो इस पे नेट बल क्या होगा? शून्य। नेट बल क्या होता है? शून्य होता है। यही मॉलिक्यूल्स बाय द वे यहां सरफेस पे पहुंच गया भैया, पहुंचा। ये इधर के मॉलिक्यूल्स तो खींच रहे हैं, इधर के मॉलिक्यूल्स तो खींच रहे हैं, इधर के मॉलिक्यूल्स तो खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है, अतः ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो इस पर अंदर की ओर एक नेट फोर्स लगता है। इसीलिए सतह के मॉलिक्यूल्स सतह पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, वो अंदर की तरफ क्या होते हैं? खींच जाते हैं। और उनका स्थान लेने के लिए अंदर से कोई नया मॉलिक्यूल्स कहां पे आ जाता है? सरफेस पे। ध्यान दीजिए। अब हमको आप बताइए, सरफेस पे अब यहां पर हमने लिया, क्या लिया? पेवर सॉल्वेंट। मतलब क्या लिया? H2O। क्यों लिया? क्या लिया? H2O। तो इस सतह पर किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? केवल H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? H2O। समझ में? ये बात समझ में आया? सतह पर किसके मॉलिक्यूल्स क्यों होंगे? H2O। अब बताओ, जैसे सतह पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? बाय द वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10। 10 मॉलिक्यूल्स क्या बना सकते हैं? वाष्प। क्या बना सकते हैं? वाष्प। 10 के 10 क्या बना सकते हैं? वाष्प बना सकते हैं। अभी मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। फिर हमने वो दूसरा सॉल्यूशन ले लिया। अब सॉल्यूशन जैसे लिया तो देखो ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सतह पे, और बीच बीच में किसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? सोडियम क्लोराइड के। किसके मॉलिक्यूल्स आ गए? ये बी कर दीजिए, बी बी बी। अब बताओ, ये वाष्पित हो नहीं सकते। NaCl के मॉलिक्यूल्स वाष्पित नहीं हो सकते, मतलब ये वाष्प के रूप में नहीं जा सकते बाहर। वाष्पित कौन हो सकता है? जल। तो 1 2 3 4 5। अब कितने अणु बचे सॉल्यूशन में? 5। अब बताओ, ज्यादा वाष्पित 10 वाला होगा कि ये होगा? 10 वाला होगा। तो पेवर जो सॉल्वेंट होता है, पेवर जो सॉल्वेंट होता है, पेवर जो विलायक होता है, उसका वाष्प दाब अगर सॉल्यूशन में वो मौजूद है विलायक, तो उससे क्या होता है? ज्यादा होता है। नहीं समझ में आया? अरे शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अगर वो मिश्रण अवस्था में है तो उसके वाष्प दाब से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब जैसे 250 ml H2O है, केवल है, और यहाँ पर विलयन बना लिया गया, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? समान ताप पर किसका ज्यादा होगा?
ये ज्यादा वाष्प बनाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ बाहर निकलेंगे, इसलिए वाष्प दाब ये क्या करेगा? ज्यादा बनाएगा। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तीसरा एक फैक्टर होता है, तो देखो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन में घोल दिया जाता है तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम। वाष्प दाब क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लेस। क्या हो जाएगा? लेस, कम हो जाएगा। समझो क्यों? ये सब टॉपिक समझने वाली चीज है, समझो क्यों। मैं गारंटी ले रहा हूं कि केमिस्ट्री आपको आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी, बस क्यों आप फॉलो करते रहिए। ये बात समझ में आया? मैं इसको मिटा सकता हूं। और एक और है फैक्टर, सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वाष्प क्या करेंगे? ज्यादा बनाएंगे। सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे वाष्प उतने ज्यादा बनेगा। समझ में आया? मिटाए इसको। चलिए आगे देखिए। ये वेपर प्रेशर जहां आप लिखे थे उसी के नीचे इसको लिख लीजिएगा कि प्रभाव डालने वाले कारक। ताप बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रकृति में लिख दीजिएगा कि जिनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है उनका वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। तो ये सब चीजें थी। अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और देखिए आगे एक ग्राफ हम आपको बताने वाले हैं, वो ग्राफ आप समझ नहीं पाएंगे, मैं जानता हूं। ध्यान दीजिए। हमने ग्राफ बनाया, देखो इसको हम भी एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। ये है आपका मोल फ्रैक्शन x और आंशिक दाब P के बीच हमने ग्राफ खींचे। ध्यान दीजिए, एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू क्या है? 0। हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया, कैसा सॉल्यूशन लिया? जैसे ले लिया H2O प्लस C2H5OH। ये दोनों कैसे हैं? वाष्पशील। कैसे हैं? वाष्पशील है, मतलब वाष्पित हो सकते हैं। वाष्पशील जब दोनों हैं तो इसमें से बाय द वे ये आपका है सॉल्वेंट और ये आपका क्या है? सॉल्यूट। बोलो। अब आप जानते हैं कि जब सॉल्यूशन बनाया गया तो XA प्लस XB इक्वल टू क्या है? 0, तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर हम शुद्ध क्या ले लें? XB, एथिल अल्कोहल। क्या ले लें? एथिल अल्कोहल ले लिए शुद्ध अवस्था में, तो उसमें XA उपस्थित पानी है? नहीं। उसका वेपर प्रेशर बाय द वे आ रहा है यहां तक। शुद्ध अवस्था में आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम XA बढ़ाएंगे, XB को स्थिर रखिए, XA को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनेगा तो XB का वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यहां पर पहुंच करके कहां पे शून्य हो जाएगा? यदि XA इक्वल टू 1 और XB इक्वल टू क्या है? 0। अब यहां पर क्या है आपका? यहां पर पूरा की पूरा पानी है और यहां पूरा की पूरा क्या था? अल्कोहल था। अल्कोहल और पानी का मिश्रण, बीच में कहां क्या है? अल्कोहल और पानी का विलयन।
ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक्स ए इधर बढ़ रहे हैं तो एक्स ए बढ़ा रहे हैं, और इधर आएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, एक्स बी बढ़ाएंगे। आप एक चीज याद रखिएगा, ये वेपर प्रेशर है, इधर भी क्या है, वेपर प्रेशर पी है, वेपर प्रेशर है। अब बताओ एल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि पानी का, तो एल्कोहल का ज्यादा होता है, तो इसका ज्यादा है तो पानी का इससे नीचे होगा। अब जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती रहेगी तो वेपर प्रेशर भी इसका क्या होगा, कम होगा, और जब इसकी मात्रा 0 हो जाएगी तो वेपर प्रेशर घट करके इसका पानी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये किसका ग्राफ है, ये है पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ये किसका ग्राफ है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट ए एक्स ए। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये आपका किसका वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का अलग हमने लिख दिया, सॉल्यूट का अलग लिख दिया, और दोनों को जब मिला दिया गया तो क्या बना, सॉल्यूशन बना। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। समझ में आया, यही इसका ग्राफ है राउट के नियम का, और इसको आप उतार लेंगे। बात समझ में आई। आप फिर देखिए, ये हुआ, ये ग्राफ एक चीज बहुत बढ़िया चीज बताता है, एक्स बी ये पेवर अवस्था में, यहाँ पर एक्स ए क्या है, पेवर अवस्था। ये ग्राफ बनाया गया है तो एक्स ए की मात्रा जैसे जैसे इधर आप आएंगे तो क्या होगी, घटेगी, और घट घट करके यहाँ पर क्या हो रही है, 0 होने लगी। इधर एक्स बी की मात्रा जब इधर जाएंगे तो घट करके यहाँ पर क्या हो जा रही है, 0 हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि ये ग्राफ कैसे बनाया गया होगा, बाय द वे 250 ml का ये पात्र है। कितने ml का पात्र है, 250 ml का पात्र है। इसमें A दिया गया है, 250 ml आ सकता है इसमें टोटल। तो 250 ml अगर हम क्या ले लें, A ले लें, और तो B बराबर क्या होगा, 0 ml होगा। B बराबर क्या हो जाएगा, 0 ml। अब इसको घटाइए, अब हम इसको कर दिए घटा करके 100 ml, तो B बराबर क्या हो गया, 150 ml हो गया। अब ये इसको घटा रहे तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर इसको घटा करके हम ये B बराबर कर लिए 250 ml, तो A बराबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 ml हो जाएगा। यही सोच करके ग्राफ प्लॉट किया गया। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो B की मात्रा बढ़ेगी, घटेगी, और A की मात्रा क्या होगी, बढ़ती। समझ रहे हैं। जैसे यहां पर लिया जाए तो A और B देखो दोनों तरफ से बराबर है ना, तो A और B दोनों का मात्रा क्या है, समान। इधर लिया जाएगा तो यहां पर B की मात्रा क्या होगी, बोलो, ज्यादा होगी, और A की मात्रा क्या होगी, कम होगी। यहां पर लिया जाए तो A की मात्रा ज्यादा होगी और B की मात्रा क्या होगी, कम। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए अच्छी बात। आगे देखिए, आगे आपका हेडिंग है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श और अनादर्श विलयन।
आदर्श विलेन किसे कहा जाएगा? देखो ध्यान दो, परिभाषा बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं। वह विलेन, कौन सा विलेन? वह विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करती हो। वह विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करती हो तथा विलेन की एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन ना होता हो तो उस विलेन को कहा जाता है आदर्श विलेन। नहीं समझ में आया? आदर्श विलेन किसे कहा जाएगा? वह विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करती हो, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट क्या है? उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन ना हो। उस विलेन को क्या कहा जाता है? आइडियल विलेन या आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलेन कहते हैं। कौन सा विलेन कहते हैं? आदर्श विलेन कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? अनादर्श विलेन किसे कहा जाएगा? वह विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन ना करती हो, उसके आयतन और एंथैल्पी दोनों में क्या होता हो? परिवर्तन होता हो। एंथैल्पी मतलब क्या होती है? पूर्ण उष्मा मतलब पूरा की पूरा जो उष्मा होगा उसी को कहा जाता है एंथैल्पी। ठीक है? नहीं समझ में आया? जो राउल्ट के नियम का पालन करती हो आदर्श हो गया, जो नहीं पालन करती हो अनादर्श हो गया। जिसकी घटकों को मिलाने पर, घटक मतलब जैसे 500 ml H2O है और 200 ml आपका है C2H5OH। जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका आयतन कितना होना चाहिए? 700 ml। कितना होना चाहिए? 700 ml। 700 से अगर कम आ रहा है तब भी वो आदर्श नहीं है, और 700 एग्जैक्ट आ रहा है तो कौन सा विलेन बनेगा? आदर्श विलेन बनेगा। नहीं समझ में आया? आदर्श विलेन क्या होगा? बन जाएगा। अब बाई द वे 690 आ गया ml। अब ये कौन सा विलेन हो गया? अनादर्श विलेन। कितना हो गया? 700 होना चाहिए और कितना आ गया? 690 आ सकता है। 705 आ गया। ये भी क्या हो गया? अनादर्श विलेन हो गया। क्या हो गया? अनादर्श विलेन हो गया। मतलब कितना आना चाहिए? आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। जब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो डेल्टा बी मिक्सिंग मतलब कहने का अर्थ है कि विलेय और विलायक को आपस में मिला करके क्या बनाया गया? विलेन बनाया गया। और उसी को जो मिक्सिंग का अर्थ है कि विलेय और विलायक को मिक्स किया गया, मिलाया गया।
तो बराबर क्या होगा, 0। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। राउल्ट के नियम का पालन करती है, डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर क्या होगा, 0। ऐसे डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आदर्श विलयन के लिए डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर भी क्या होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार का परेशानी नहीं है? समझ में आया? यदि राउल्ट के नियम का पालन ना करे और डेल्टा मिक्सिंग बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये किसके लिए कौन सा विलयन शो होगा, कौन सा विलयन प्रदर्शित होगा, अनादर्श विलयन। क्लियर? कोई डाउट? एनीबॉडी? कोई डाउट? आप कहिए तो मैं एक एक स्टेप को बता भी सकता हूं, डीपली बता सकता हूं। आप अगर पूरा एकदम से जानना चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे कि डीप में हम परमाणु तक जाकर के इस चीज को बता सकते हैं। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। बोलो। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने में क्या होगा कि जैसे आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आयतन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एच भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो ये कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा, आयतन भी बढ़ रहा है, एंथैल्पी भी बढ़ रही है, तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अगर डेल्टा बी मिक्सिंग इज माइनस में आ रहा है, मतलब आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो एंथैल्पी भी क्या हो रही है, घट रही है। एंथैल्पी क्या हो रही है, घट रही है। तो वहां पर भी ये कौन सा डेविएशन प्रदर्शित करेगा, नेगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ये आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप केमिस्ट्री चुटकी बजा के सीखेंगे। बस फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट कल। धन्यवाद।